जो कल हमने रोटेशनल किनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकाला था, मैंने आपके जिम्मे दो तीन चीजें लगाई थी कि आपने रोटेशनल किनेटिक एनर्जी डिस्क, हुप और स्फेयर की फाइंड आउट करनी है। आपने कोशिश की होगी। यहाँ पर देखें, जो उसका सलूशन है दो का यहाँ पे हल किया हुआ है। सबसे पहले देखें रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। अब जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने फाइंड आउट किया था कि रोटेशनल किनेटिक एनर्जी किस चीज के इक्वल होती है, तो इसका फार्मूला था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इस फार्मूले में जो आई है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो आपने जस्ट क्या करना है, जिसकी भी रोटेशनल किनेटिक एनर्जी मालूम करनी हो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर देना है। जैसे हमने डिस्क का फाइंड आउट करना है, तो डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² होता है। तो आप रोटेशनल किनेटिक एनर्जी के फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दें तो देखें रोटेशनल किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू आई है। आई की जगह आपने डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डाल देना है 1/2 mr²। आगे ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी फार्मूले में है। अब आपने इसको तरतीब देनी है कि 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 mr² ओमेगा का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो जब v का स्क्वायर लेंगे तो वो r का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। लिहाजा इस फार्मूले को हम यूं लिख सकते हैं कि 1/4 mv का स्क्वायर। ये बन गई रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। तो यानी अगर आपने इसका रिलेशन निकालना हो तो ये तरीका है, यह मैंने आपको क्लियर कर दिया। मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव बताई थी कि अगर कोई आपसे पूछे कि रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क का ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी से क्या रिलेशन होता है, तो आप इसी इक्वेशन से देखें 1/4 mv का स्क्वायर है। तो यहां से अगर हम 1/2 को अलग कर दें और बाकी क्या बचेगा, 1/2 mv का स्क्वायर बचेगा। तो आप जानते हैं कि जो हाफ mv का स्क्वायर है इसी को ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यहां से ये साबित हो जाएगा कि रोटेशनल किनेटिक एनर्जी जो होती है डिस्क की वो हाफ ऑफ द ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी होती है। ये एज ए ऑब्जेक्टिव ज़हन में रखेंगे। यानी यहाँ से ये पता चलता है कि अगर ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी 20 जॉल है तो जो डिस्क की रोटेशनल किनेटिक एनर्जी होगी वो 10 जॉल होगी, यानी उसका हाफ होगी। जी नेक्स्ट। इसी तरह देखें रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ऑफ हुप यहाँ निकाली हुई है, तो वही फार्मूला होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पुट कर देना है हुप का, जो कि mr² होता है। तो जब फार्मूले में पुट करेंगे तो 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप जानते हैं r² ओमेगा स्क्वायर v स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ऑफ हुप फाइंड आउट हो जाएगी हाफ mv का स्क्वायर। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना, अगर कोई आपसे पूछता है कि हुप की रोटेशनल किनेटिक एनर्जी का ट्रांसलेशनल से क्या ताल्लुक होता है, तो यहाँ देखो रोटेशनल किनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल एक ही है। लिहाजा आप ये कहेंगे कि रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ऑफ हुप इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी, ये एक ही चीज है। इसी तरह मैंने आपको कहा था कि आप सफेयर की भी हल कर सकते हैं, आपने उसकी ट्राई की होगी। जस्ट आपने क्या करना है कि जैसे ये मैंने आपको तरीका समझाया है, आपने सफेयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि 2/5 mr² होता है फार्मूले में पुट कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जवाब आएगा 1/5 mv का स्क्वायर। ये आप हल कर लेंगे। जी नेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपने इनकी स्पीड फाइंड आउट करनी है, स्पीड ऑफ द डिस्क एंड हुप। तो इनका फार्मूला आपने ये यूज करना है कि देखें जब डिस्क और हुप को
आप एक इनक्लाइंड प्लेन है उसकी हाइट से जब छोड़ेंगे तो साफ ज़ाहिर आप जानते हैं कि हाइट पर उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब उनको छोड़ेंगे तो वो स्लाइड करते हुए नीचे आएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन यहाँ याद रहे कि जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वो इक्वल होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ दो किस्म की होगी, ट्रांसलेशनल भी होगी और रोटेशनल भी होगी, क्योंकि डिस्क और हुप अपनी एक्सिस के गिर्द रोटेट करती हुई आ रही हैं तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, दूसरी वो स्ट्रेट आ रही हैं तो ट्रांसलेशनल भी होगी। लिहाजा ये फार्मूला आप यूज करेंगे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले आप निकाल रहे हैं स्पीड ऑफ डिस्क। तो आपने अभी पढ़ा कि डिस्क की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो 1/4 mv का स्क्वायर होती है। लिहाजा आप ये कीमत इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। जी नेक्स्ट। तो जब आप पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, ये ट्रांसलेशनल हो गई, प्लस जो डिस्क की रोटेशनल है वो 1/4 mv स्क्वायर है। अब आपने क्या करना है, mv स्क्वायर को कॉमन ले लेना है, तो 1/2 प्लस 1/4, 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, तो 3/4 m से m कैंसल हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, तो m से m कैंसल हो जाएगा, तो gh इज इक्वल टू 3/4 v स्क्वायर हो जाएगा। या आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है तो 3/4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये उलट हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लेते हैं, तो v का जो स्क्वायर है वो खत्म हो जाएगा, v इज इक्वल टू 4/3 gh अंडर रूट आ जाएगा। ये आपका फार्मूला है और यहीं आपकी एक एग्जांपल भी खड़ी होगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी स्पीड फाइंड आउट करेंगे तो ये फार्मूला यूज करेंगे डिस्क के लिए, 4/3 gh अंडर रूट। जी नेक्स्ट। उसके बाद है स्पीड ऑफ हुप। तो अब आपने क्या करना है, फार्मूला वही होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। अब आपने जो है ना हुप की जहां पे पुट कर देनी है, यहाँ गलती से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर डिस्क लिखा हुआ है, ये गलत है। हुप की आपने वैल्यू पुट कर देनी है जो कि हाफ mv स्क्वायर है, तो जब पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो आप जानते हैं हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ से हाफ काट जाएगा तो mv स्क्वायर हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद जब अंडर रूट लेंगे तो v इज इक्वल टू gh अंडर रूट आ जाएगा। जी नेक्स्ट। तो यानी ये दो आपके पास वैल्यूज मालूम हो जाएंगी। ये यहाँ स्लाइड में गलती से डिस्क की वैल्यू पुट की हुई थी रोटेशनल, तो आप इसको ठीक कर लेंगे, यहाँ आपने हुप की डालनी है। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इन दोनों की ऑब्जेक्टिव आ जाए कि रेशो जो है स्पीड ऑफ द डिस्क टू द हुप, जब भी दो चीजों की रेशो पूछी जाए तो याद रखें जिसका जिक्र पहले हो उसको ऊपर लिखा करें, जिसका जिक्र बाद में उसको नीचे लिखा जाए। तो अगर डिस्क टू हुप पूछते हैं तो डिस्क की ऊपर लिखेंगे 4/3 gh अंडर रूट, हुप की बट्टे के नीचे लिखेंगे gh अंडर रूट। तो इन दोनों में फर्क क्या आएगा, आपका जवाब gh कॉमन है तो 4/3 आएगा, ये इनकी रेशो निकलेगी। इसी तरह आपने सफेयर की खुद ट्राई कर लेनी है। तो एक और ऑब्जेक्टिव भी ध्यान में रखना, अगर वो आपसे पूछें कि इन दोनों को अगर हम इकट्ठे छोड़ते हैं तो कौन बॉटम पे पहले पहुंचेगी, तो देखें जो आपके पास हुप है उसकी स्पीड gh अंडर रूट है और डिस्क की है 4/3, तो इसका मतलब ये है कि जो हुप है वो बॉटम पे पहले पहुंचेगी एज कंपेयर टू दी डिस्क। जी नेक्स्ट। अब हमारे पास है एक और छोटा सा टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ये है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल कहते हैं मसनूई, यानी मैन मेड ऑब्जेक्ट, इंसान की ये बनाई हुई चीज है जो जमीन के गिर्द घूमती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ अंडर ग्रेविटी एंड पुट देयर विद द हेल्प ऑफ रॉकेट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। दोबारा सुन लें,
an object which revolve around the earth under gravity and put there with the help of rocket is called artificial gravity, artificial satellite। यानी एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो जमीन के गिर्द ग्रेविटी के जेर असर रिवॉल्व करे, घूमे और उसे वहां रॉकेट की मदद से फेंका जाए, उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये क्लोज टू दी अर्थ होता है और वहां पे इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यानी जब हम जी की वैल्यू की बात करते हैं नियर टू दी अर्थ वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली जाती है। अगर इतना नहीं होगा तो फिर ये स्ट्रेट टेंजेंट टू दी अर्थ बाहर निकल जाएगा। सबसे पहले हम इसकी वेलोसिटी निकालते हैं जिसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है। जी नेक्स्ट। क्रिटिकल वेलोसिटी की तारीफ यह है कि मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू एन ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ। यानी वो कम से कम वेलोसिटी जो सैटेलाइट को जमीन के गिर्द ऑर्बिट में फेंकने के लिए दरकार होती है उसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होती है, तो इसका हम रिलेशन निकाल रहे हैं। इस मकसद के लिए कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m is moving with velocity v close to the earth in a circle of radius r. The centripetal force acting on the satellite is given as F is equal to mv square over r। क्योंकि आप जानते हैं कि बगैर सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कल के अंदर मूव करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब आप जानते हैं कि जो फोर्स है यहाँ पे जो लग रही है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है विच इज इक्वल टू वेट, वेट की इक्वल होगी। जी नेक्स्ट। तो जो वेट हमारे पास होता है वो W इज इक्वल टू एम जी होता है। तो एम जी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर। तो यहाँ m से m को कैंसिल कर दें तो आपके पास g इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, या आपने v मालूम करना है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर, या अंडर रूट ले लें तो v इज इक्वल टू जी आर अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ g की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई 9.8 और r जो है ये रेडियस ऑफ दी अर्थ है। ये रिलेशन है फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। इसको आप ध्यान में रखेंगे v इज इक्वल टू जी आर अंडर रूट। यहाँ इनकी अगर वैल्यूज पुट कर दें तो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू आती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी 7.9, कोई आपसे वैल्यू पूछे क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होती है तो 7.9 होती है। ये वो कम से कम वेलोसिटी होती है जो किसी भी सैटेलाइट को जमीन के गिर्द ऑर्बिट में फेंकने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर आपने इससे कम वेलोसिटी दी तो वो फिर जमीन के गिर्द नहीं घूमेगा, टेंजेंट टू द अर्थ बाहर निकल जाएगा। और अगर आपने 7.9 से ज्यादा वेलोसिटी दी, मतलब आप जानते हैं 11.2, तो फिर क्या होगा, वो एस्केप कर जाएगा, आप जानते हैं, यानी जमीन के फील्ड से बाहर चला जाएगा। और अगर आपने 7.9 दी तो वो जमीन के फील्ड से बाहर नहीं जाएगा बल्कि जमीन के गिर्द घूमना शुरू कर देगा। और अगर आपने 7.9 से कम दी तो फिर ना ये जमीन के फील्ड से बाहर जाएगा और ना ही ये जमीन के गिर्द घूमेगा, बल्कि ये टेंजेंट टू द अर्थ स्ट्रेट बाहर निकल जाएगा। तो ये है इसकी वेलोसिटी। यहाँ आपको एक बात बताता जाऊं, जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो यहाँ गौर करो तो g की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। और आप जानते हैं कि जो g की वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड। ये आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/h स्क्वायर, यानी हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं तो g की कीमत कम होती है। तो याद रखना जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो g के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर g की वैल्यू कम होगी तो फिर v भी कम होगा, और अगर g की वैल्यू ज्यादा होगी तो v भी ज्यादा होगा। यही बात आगे कंसेप्चुअल यूज होगी, मैं आपको बताऊंगा। जी नेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हम कहते हैं टाइम रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ।
यानी ये वो वक्त होता है जो सैटेलाइट को जमीन के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए लगता है, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। आप इक्वेशन जानते हैं S इज इक्वल टू वी टी, तो वहां से आप T निकाल सकते हैं, T इज इक्वल टू S ओवर V। यहाँ T जो है, आप जब एक चक्कर मुकम्मल होगा तो आप T को कैपिटल T ले लेंगे यानी टाइम पीरियड, और आपका S जो है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बन जाएगा यानी 2 पाई R। जी नेक्स्ट। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई R ओवर V। तो यहाँ अगर वैल्यूज पुट कर दें तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाता है तकरीबन 84 मिनट्स या 5060 सेकेंड। यानी एक सैटेलाइट को जमीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने के लिए तकरीबन 84 मिनट्स लगते हैं। और यहाँ एक बात ज़हन नशीन कर लो कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, ये उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जो बात मैं आपको समझाने लगा हूं कंसेप्चुअल, वो इन्हीं से रिलेटेड है। जी नेक्स्ट। अब देखें, यहां मैं आपको एक बात जो बताने लगा हूं वो ये है कि यहाँ पे एक फिक्रा है, आपको टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा, कि वो कहते हैं कि हायर द सैटेलाइट स्लोअर विल बी इट्स स्पीड एंड इट टेक longer time to complete its revolution around the earth। दोबारा सुन लें, higher the satellite slower will be its speed and it take a longer time to complete one revolution around earth। यानी वो ये कहते हैं कि सैटेलाइट जितनी ऊंचाई पर होगा, जितनी हाइट पर होगा, उतनी उसकी स्पीड कम होगी। अब इसी बात को कंसेप्चुअल समझो, मैंने आपको अभी ये बात समझाई कि जो V होता है वो G के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और G मैंने आपको बताया कि वो हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखें, जब सैटेलाइट हाइट पर होगा, ऊंचाई पर होगा, तो हाइट ज्यादा होने की वजह से G की कीमत कम हो जाएगी। जब G की कीमत कम होगी तो स्पीड G के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लिहाजा V भी कम हो जाएगा। तो ये पहला फिक्रा आपको यहां से समझ आ जाना चाहिए कि हायर द सैटेलाइट स्लोअर विल बी इट्स स्पीड। ये पहली बात क्लियर हो गई कि जितना सैटेलाइट हाइट पर होगा, हाइट पर होने की वजह से G की कीमत कम होगी, क्योंकि G हाइट के साथ इनवर्स होता है, लिहाजा हाइट ज्यादा तो G कम। जबकि G स्पीड के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है, तो जब हाइट ज्यादा तो G की कीमत कम, तो स्पीड भी कम। इसलिए वो कह रहा है कि हायर द सैटेलाइट स्लोअर विल बी इट्स स्पीड। अगली बात कि इट टेक लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ। अभी मैंने आपको बताया कि जो टाइम पीरियड है वो V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब V कम होगा तो T ज्यादा होगा। वैसे भी कॉमन सी बात है कि अगर कोई चीज स्लो मूव कर रही हो तो उसे वक्त ज्यादा लगेगा। तो ये वो कंसेप्चुअल पॉइंट है जो यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा, यहाँ एक ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगी बुक में कि जो क्लोजेस्ट ऑर्बिटिंग सैटेलाइट हाइट है वो तकरीबन 400 किलोमीटर है, और इस हाइट पर आपको 24 सैटेलाइट रिक्वायर्ड होते हैं ग्लोबल कवरेज के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए भी ध्यान में रखना, यानी जो क्लोजेस्ट हाइट है 400 किलोमीटर, यहाँ तक आपको 24 सैटेलाइट दरकार होते हैं एक ग्लोबल कवरेज के लिए।